हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार एएलएलबी का सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर मानव अधिकार का है। और मानव अधिकार में अध्याय 2 नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। इसमें क्या होता है? सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा। सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा क्या क्या है? इसमें मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद में है, जिनमें मानव अधिकार के मूल स्वतंत्रताओं के संबंध में विस्तृत रूप में उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 1 में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शन को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं तथा प्रतिष्ठा एवं अधिकारों में समान है। अनुच्छेद 2 में व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का अधिकारी बताया गया है। अनुच्छेद 3 से 15 तक में जीवन स्वतंत्रता, व्यक्ति की संरचना तथा विधि के समक्ष समानता, संरक्षण आदि उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 16 में द्वारा वयस्क मनुष्य स्त्रियों को बिना राष्ट्रत्व तथा धर्म के विवाह करने तथा कुटुंब स्थापित करने के अधिकारी को प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 17 में व्यक्तियों की संपत्ति के अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 18 तथा 19 में धर्म, मत और विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में व्यक्ति को सम्मेलन करने तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया है। मनुष्य के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों को अनुच्छेद 22 से 26 तक वर्णित किया गया है। इनके अनुसार मनुष्य को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 27 में व्यक्ति को संस्कृत, कला, साहित्य के संबंध में स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं तथा अनुच्छेद 28 में व्यक्ति की सामाजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हकदार बनाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 29 में व्यक्तियों के समाज संबंधी व्यक्तियों की घोषणा की गई है। इसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्तियों की अपनी स्वतंत्रता तथा अधिकारों में हस्तक्षेप न हो। अनुच्छेद 30 में निर्वाचन से संबंधित नियम को विहित किया गया। इसके अनुसार घोषणा के उपबंधों का निर्वचन इस प्रकार नहीं किया जाएगा जिससे कि इस व्यक्ति या वर्ग की घोषणा में विलिखित अधिकारों को हानि पहुंचे। प्रश्न नंबर दूसरा में क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि की वह शाखा जो मानव को सशस्त्र संघर्षों के परिणामों से संरक्षण प्रदान करती है। यह केवल संघर्षों के दौरान लागू की जाती है। निकारागुआ मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्रक्षेपण किया है कि मानवीय विधि के सिद्धांत मानवता के मूलभूत विचारों के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सशस्त्र संघर्ष में मानव अधिकार का सम्मान शीर्षक से अधीन मानवीय विधि से संबंधित बहुत से प्रस्तावों को अंगीकार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधि के नियम संधियों से बने हुए हैं। कोई भी संधि तब बाध्यकारी होती है तब इसका सदस्य या पक्षकार होता है। इस रूढ़िगत सिद्धांत की व्याख्या लैटिन भाषा के इस सूत्र में की गई है जिसे पैक्टा टेरिस नेप्रोसेंट कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कहना सशस्त्र संघर्ष में लागू होने योग्य मानवीय विधि में बहुत से नियम मानव एवं मानवता के मूलभूत विचार के संबंध में इतने मौलिक हैं कि हेग एवं जिनेवा अभिसमय में विस्तृत स्वीकृति प्राप्त कर ली है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि का सृजन करते हैं और इसीलिए सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी हैं। प्रश्न नंबर 3, मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के लिए प्रारंभ हो गया था। 30 वर्षों के पश्चात 23 मार्च 1976 ईस्वी को वास्तव में मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल अस्तित्व में आ गया है। 30 मार्च 1976 को नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्लस संविदा 1966 इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1965 लागू हो गई है, क्योंकि उक्त तिथि को निर्धारित राज्यों की संख्या ने इस
अनुसमर्थन कर दिया। इसके पूर्व 3 जनवरी 1976 में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के प्रसंविदा 1966 का निर्धारित राज्यों की संख्या की अनुसमर्थन कर दिया था तथा उक्त तिथि से लागू हो गया था। ये दोनों प्रसंविधाएं मानव अधिकार को सार्वभौमिक घोषणाओं पर आधारित है। मानवीय अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा उपर्युक्त दोनों प्रसंविधाएं ऐच्छिक प्रोटोकॉल मिलकर मानव अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय बिल कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के महत्व की विवेचना कीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1984 ईस्वी में महत्व की व्याख्या कीजिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ने सभी राज्यों के व्यक्तियों को गहराई से प्रभावित किए गए। इसके बाद में की गई घोषणा तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय भी प्रभावित हुए हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विशिष्ट अभिकरणों के तत्वावधान में किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई कार्यवाहियों का औचित्य स्थापित करने के लिए है। महासभा के संकल्पों में संपूर्ण घोषणा को इसके विभिन्न अनुच्छेदों के बार बार उद्धृत किया गया है। मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्षेत्रीय अभिसमयों की उद्देशिका में भी घोषणा को निर्दिष्ट किया गया है। इसके प्रावधानों ने विभिन्न राष्ट्रीय संविधानों को राष्ट्रीय विधानों की अधिकारिता को प्रभावित किया गया है। इसकी सामान्य स्वीकृत तथा समयावधि मत के कारण घोषणा में कुछ प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि में शामिल कर लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को विधिक महत्व की विवेचना कीजिए। अनेक विद्वान लेखकों का यह मत है, यद्यपि सार्वभौमिक घोषणा का विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं है, फिर भी एक महान राजनीतिक तथा नैतिक बल में एक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती है। पापर एवं परकिंस के अनुसार सार्वभौमिक घोषणा केवल सिद्धांत में एक कथन है तथा यह विधिक रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है, परंतु यह सबसे अधिक विख्यात अंतर्राष्ट्रीय संलेख में से एक है तथा हवाला कानूनों तथा न्यायालयों के निर्णय में दिया गया है। ओपेनहाइम के अनुसार घोषणा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक रूप से बाध्यकारी संलेख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायमूर्ति नगेंद्र सिंह के मतानुसार घोषणा केवल महासभा का एक प्रस्ताव नहीं है, वरन चार्टर का प्रसार में एक चार्टर की गरिमा है। विख्यात लेखक लुई बी सोहेन ने लिखा है कि घोषणा का उल्लंघन चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि मानव अधिकारों में सार्वभौमिक घोषणा, जिसे सरकारों द्वारा प्राप्त करने के उद्देश्य से कथन के रूप में पारित किया गया था, वास्तव में सार्वभौमिक घोषणा में चार्टर के प्रासंगिक प्रावधानों के अधिकृत निर्वाचन एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के न्याय तथा प्रथा के रूप में स्वीकार किया गया है तथा सभी राज्य पर बंधनकारी है। नागरिक और राजनीतिक अधिकार दीवानी तथा राजनीतिक अधिकारों पर प्रसंविदा में 53 अनुच्छेद है तथा 6 भागों में विभाजित है। भाग प्रथम, द्वितीय भाग तथा तृतीय विभिन्न अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अन्य 3 भाग इन अधिकारों के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रसंविदा में प्रथम भाग में अनुच्छेद 1 लोगों को आत्मनिर्णय का उल्लेख करता है। उसके अनुसार सभी लोगों ने अपनी राजनीतिक स्थिति में निर्धारित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी तथा प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का निर्धारण स्वयं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक संपत्ति तथा संसाधनों को स्वतंत्रता पूर्वक एवं अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यापन का स्वतंत्र अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी जीविका के संसाधनों से किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सका। सभी पक्षकार राष्ट्र आत्मनिर्णय के अधिकारों को संवर्धन करेंगे तथा इसके अधिकार को सम्मान करेंगे। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि किसी भी मामले में व्यक्ति अपनी जीविका के साधन से वंचित नहीं किया जा सकेगा। इस प्रसंविदा कानून का द्वितीय भाग पक्षकार राज्यों में अधिकार तथा उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। यह भाग प्रतिभागी पक्षकार राज्य के दायित्व डालता है। वे अपनी राष्ट्रीय विधि में प्रसंविदा के प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे तथा प्रसंविदा के मान्यकृत अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधायी एवं अन्य उपाय अपनाएंगे। प्रतिभागी पक्षकार राज्य पुरुष तथा महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके नागरिकों के दीवानी तथा राजनीतिक अधिकारों को उपभोग के संबंध में विभेद नहीं किया। 8 पढ़ते हैं।
मानव अधिकार अभिसमयों का अनुसमर्थन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मानव अधिकार के अभिसमयों का अनुसमर्थन। मानव अधिकार सभी राज्यों के व्यक्तियों के लिए है, किंतु मानव अधिकार अभिसमयों में वर्णित अधिकार केवल उन राज्यों में व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होंगे जिन्होंने इन अभिसमयों का अनुसमर्थन किया है। इन अभिसमयों का सार्वभौमिक अनुसमर्थन सभी देशों में मानव अधिकारों के सम्मान एवं अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक अस्थायी एवं प्रभावी आधार प्रदान करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अभिसमय केवल उन राज्यों पर बाध्यकारी होंगे जो इस सामान्य नियम की दृष्टि से उनके पक्षकार बन गए हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कोई संधि या राज्यों के लिए किसी बाध्यता अथवा अधिकारों का सृजन नहीं कर सकती है जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान नहीं की हो। किसी संधि बाध्य होने के लिए किसी राज्य की सहमति अनुसमर्थन द्वारा व्यक्त की जाएगी। इस प्रकार से उन राज्यों में व्यक्ति जो अभिसमयों के पक्षकार नहीं हुए हैं उन्हें दिए गए अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि अभिसमयों के अनुसमर्थन न किए जाने के लिए राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक कारक कुछ सीमा तक उत्तरदायी है, किंतु अधिकतम प्रभावी तरीके में से है जिसमें मानव अधिकार के संरक्षण हेतु सारभूत प्रगति प्राप्त की जा सकती है। इन राज्यों के द्वारा अभिसमयों में सार्वभौमिक स्वीकृति में निहित है जो अब तक पक्षकार नहीं बने हैं। वे राज्य जो अभिसमयों के अनुसमर्थन में कुछ कठिनाई महसूस करते हैं, मानव अधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय की सहायता अनुसमर्थन में होने वाले विलंब को दूर करने के लिए ले सकते हैं। मानव अधिकार उच्चायुक्त में कार्यालय राज्यों के कहने पर अनुसमर्थन की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु अनुसमर्थित संधियों के अंतर्गत प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दृष्टि से तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वास्तव में यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार अभिसमयों में अनुसमर्थन के लिए प्रयासों पर अधिक बल देता है। यह आवश्यक है कि अभिसमयों का अनुसमर्थन करने वाले राज्यों में राष्ट्रीय विधायन अभिसमयों के प्रावधानों के अनुरूप हो, जिससे कि उन विधि न्यायालयों के समक्ष प्रवर्तित किया जा सके। अभिसमयों के अनुसमर्थन करने वाले राज्यों में राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए और व्यक्ति को उन मामलों में अपने अधिकारों के संरक्षण अथवा प्रतिरक्षा के में उनका आश्रय देने का अधिकार दिया जाना चाहिए जहां अनुसमर्थन से स्वतः उद्भव न हो। राज्यों की राष्ट्रीय विधि के मूल अधिकारों में स्वतंत्रताओं की मान्यता एवं उनका समुचित संरक्षण मानव अधिकारों को मान्यताओं के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इस साथ क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार को टिप्पणी लिखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रताओं को मौलिक अधिकारों ने उच्चतम न्यायालय को ध्यान में सबसे अधिक आकर्षित किया है। उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक निर्वचन द्वारा इसकी परिधि में सदैव वृद्धि की है। मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ AIR 1978 SC के बाद में उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति भगवती ने अपने निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता शब्द की परिधि बहुत व्यापक है तथा इसमें कई प्रकार के अधिकारों को सम्मिलित है जिनमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता बनती है तथा इनमें से कुछ पृथक मौलिक प्राधिकारों की परिस्थिति दी गई है। अनुच्छेद 19 के अतिरिक्त संरक्षण दिया है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार AIR 1930 ST में धारित किया गया था। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता मनुष्य के सभी अधिकार आ जाते हैं। पाँचवां उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि न्यायालय में अर्थान्वयन की प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों की परिधि को कम करने के बजाय वृद्धि करनी चाहिए। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की परिधि बहुत व्यापक है अब
दोस्तों अब प्रश्न नंबर 10, सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा एवं भारतीय संविधान के भाग 3 की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा 1966 संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार, व्यक्ति के जीवन के अधिकार तथा स्वतंत्रता के व्यक्ति की सुरक्षा के अधिकार अनुच्छेद 6 से 1 तथा 9 के 1, अनुच्छेद 21 जबरन एवं अनिवार्य श्रम के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 8 का 3, अनुच्छेद 23 मनमानी गिरफ्तारी निर्णय अधिकारियों के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 आवागमन एवं निवास चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 12 19 और संविधान वर्णित संविधान में क्या दिया 19 के 1 के घ में न्यायालय एवं न्यायाधिकरणों के समक्ष अधिकारों की समानता, अनुच्छेद 14 का 1 में, और उसमें कितने दिया है अनुच्छेद 14 में अपने विरुद्ध गवाही देने या दोष की अस्वीकृति करने के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 14 का 3 का 6, अनुच्छेद 20 का 3 है। एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 14 से 7, अनुच्छेद 20 का 2, भू लक्षित दंड विधि के विरुद्ध 15 का 1, अनुच्छेद 20 का 1, विचार अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 18 का 1, अनुच्छेद 25 मत रखने और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 का 1 2, और इसमें कितना दिया है 19 1 का में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार, इसमें दिया है अनुच्छेद 21 में, और इसमें क्या दिया 19 का 1 का में अन्य लोगों के साथ संघ बनाने तथा हितों के संरक्षण हेतु व्यावसायिक संघ के सदस्य बनने का अधिकार, अनुच्छेद 22 का 1 में, इसमें कितने दिया है 19 का 1 का ग में देश में लोक सेवाओं के प्रवेश के समान अधिकार, अनुच्छेद 25 का ग में, इसमें कितने दिया अनुच्छेद 16 का 1 में, वित्त के समक्ष समानता तथा समान संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 26 में दिया है, और इसमें कितने दिया है 14 का 15, जातीय धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों का अधिकार, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 29 से 30 में। प्रश्न नंबर शीघ्र परीक्षण के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। शीघ्र परीक्षण के अधिकार का उल्लेख सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा के अनुच्छेद 9 के 3 में वर्णित किया गया है। इसके अनुसार किसी आपराधिक आरोप में गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को तुरंत एक न्यायाधीश या पीठ द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी जिसे न्यायिक शक्तियों के प्रयोग की शक्ति है के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा वह युक्त समय के भीतर परीक्षण में निर्मुक्त का अधिकारी होगा। यह सामान्य नियम नहीं होगा कि परीक्षण की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों की हिरासत में निरुद्ध किया जाएगा, परंतु उनकी निर्मुक्ति की गारंटी के अधीन हो सकती है कि वह परीक्षण के लिए वह अवसर आने निष्पादन तथा निर्णय के लिए प्रस्तुत हो। भारतीय संविधान में शीघ्र परीक्षण के अधिकार को व्यापक रूप से गारंटी नहीं दी गई है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है। शीघ्र परीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार AIR 1980 में शिवमूर्ति भगवती ने निर्णय में कहा है कि कोई प्रक्रिया में जो बड़ी संख्या में लोगों को बिना परीक्षण के लंबे समय तक जेल में रखती है युक्त नहीं मानी जा सकती है एवं अनुच्छेद 21 के अनुरूप नहीं हो सकती। विधायिनी द्वारा बनाई गई न्यायालय द्वारा प्रशासित विधि युक्त उचित एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित एवं ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है जो युक्त उचित या न्यायपूर्ण नहीं हो सकती, इस प्रकार स्वतंत्रता से वंचित करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा वह अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपने मुक्त कराने का अधिकारी होगा। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, गुप्तता के अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। गुप्तता के अधिकार पर उल्लेख सिविल एवं राजनीतिक अधिकार का अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संविदा के अनुच्छेद 17(1) में है। इसके अनुसार किसी गुप्तता परिवार गृह पत्राचार के साथ मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तथा न ही सम्मान या प्रतिष्ठा पर हमला या आक्रमण किया जाएगा। अनुच्छेद 17 के 2 के अनुसार प्रत्येक ऐसे हस्तक्षेप या आक्रमणों के विरुद्ध विधि के संरक्षण का अधिकार है, परंतु भारत के संविधान में भाग 3 में गुप्तता के अधिकार का उल्लेख नहीं है। परंतु उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि गुप्तता के अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार AIR 1964 सुप्रीम कोर्ट के वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि किसी गृह के अनधिकृत रूप से प्रवेश करना तथा परेशान करना कामन विधि अधिकार का उल्लंघन है, निर्णय देते समय न्यायमूर्ति अयंगर ने निर्धारित किया कि गुप्तता
का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है तथा उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम 236 ख में रात में ग्रहों में प्रवेश को अधिकृत करता था असंवैधानिक घोषित कर दिया है, क्योंकि इससे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।